मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइफ में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते रहते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हम माइंड में कभी न कभी एनालिसिस करते हैं, प्रॉपर थिंकिंग करते रहते हैं, कभी लॉजिकली कभी इनलॉजिकली, हमें पता नहीं रहता हम कैसे कर रहे हैं। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइफ में जो हमारे लिए, फॉर एग्जांपल मैं अगर अपनी बात से क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूँ, कि एक टाइम था जब मुझे एथलीट बनना था, बट मैं नहीं बना, मैंने मैराथन पार्टिसिपेट किए, नहीं बना, फिर वो छूट गया। फिर क्लास 8-9 में चेस मेरे लाइफ में आया, उससे मैंने काफ़ी दिल से किया और उसमें काफ़ी सक्सेस मुझे मिली एंड अभी भी चाहत है कि मैं ग्रैंड मास्टर लेवल तक भी जाऊं। बट देन आई थॉट कि मुझे अभी स्टडी भी करनी है। मैंने फिर कॉलेज ज्वाइन किया फ़िलासफ़ी ऑनर्स से, एंड वाइल स्टडिंग फ़िलासफ़ी, वाइल स्टडिंग लॉजिक एंड क्रिटिकल थिंकिंग, मेरा सोचने का तरीका काफ़ी हद तक बदल गया। और उस प्रोसेस में, उस 3 साल के प्रोसेस में फिर मैं और कंफ्यूज हो गया कि नहीं, अभी मुझे सिर्फ ग्रैंड मास्टर नहीं बनना, आई हैव टू स्टडी फिलोसफी एज वेल। इसकी वजह से एक इसका ड्रॉबैक ये है कि ऑफकोर्स फिर टाइम डिवाइड हो जाता है जब हम 2-3 चीज़ एक साथ करते हैं, तो उसकी वजह से ऑफकोर्स हम उसमें उतना उस पर नहीं जा सकते। जैसे मैंने 3 साल फिलोसफी किया तो उसकी वजह से अभी तक 2000 रेटिंग मेरी जा चुकी होती, जो नहीं गई। मुझे साथ में कोचिंग भी करना था फॉर अर्निंग, सो एक कोचिंग ऑफ चेस। यस, सो अभी वर्ल्ड चेस फेडरेशन ने मुझे सर्टिफाइड किया है एज ए इंटरनेशनल चेस कोच। अर्निंग पोटेंशियल आपको कहाँ ज्यादा नजर आ रहा है, चेस में या फिलॉसफी में? चेस में डेफिनेटली। चेस में ज्यादा है। yes, sir, chess। और प्लस चेस में 600 से 1200 तक तो आप पहुंच गए, लेकिन 1200 से 2000 पे जाना और फिर 2000 के बाद 2100 पे जाना और फिर 2200 पे जाना, दैट बिकम मोर एंड मोर डिफिकल्ट विद टाइम। फिर एक एक पॉइंट भी भारी हो जाता है वहां पर आगे बढ़ने के लिए। यू अंडरस्टैंड इट बेटर देन मी। जितना होता है रेटिंग इंक्रीज करने के लिए, एग्जैक्टली आपसे बेस्ट प्लेयर को हराना, राइट, उसको हराना पड़ेगा, तब आपकी रेटिंग बढ़ेगी। और उसके लिए आपको कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करनी होगी, बहुत हार्डवर्क करना होगा। तो चेस में क्या आपको सिर्फ खेलने में मजा आता है, या जो प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल इस तरीके से देखो कि एक है, एक स्टेडियम भरा पड़ा है जहां पर हजारों लाखों लोग हैं, बैठे हैं, देख रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं जब आप छक्का मार रहे हो, चौका मार रहे हो, तो उसमें मजा आता है। किसको नहीं आएगा, सबको आएगा। बट जब नेट पे प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आवर्स एंड आवर्स ऑफ प्रैक्टिस, जो कि बोरिंग होती है, मजा खेल में होता है। तो चेस की प्रैक्टिस इज बोरिंग, क्योंकि प्रैक्टिस अकेले में होगी। आपको एक एक चीज को याद करना होगा कि क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्या क्या मूव्स होते हैं, क्या क्या पैटर्न्स होते हैं, हर एक चीज को बारीकी से समझना होगा। तो उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी होगी। तो क्या उस प्रैक्टिस को करने में मजा आता है अकेले में बैठ करके? यस सर, डेफिनेटली। लर्निंग प्रोसेस में जितने भी है, इनफैक्ट कभी कभी जब हम कोई गेम खेलते हैं, 5 आवर्स चलती है हाई रेटेड से, और वो हम हार जाते हैं, तो वो 5-10 मिनट के लिए तो थोड़े से दुखी होते हैं, बट देन बाद में मज़ा आता है कि गेम 5 आवर चली और इस वेरिएशंस में हम जीत सकते थे। फिर सारे वेरिएशन खुद से कैलकुलेट करते हैं, बाद में कंप्यूटर की हेल्प लेते हैं, कोच की हेल्प लेते हैं। तो वो जो वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग है, बहुत मज़ा आता है उस प्रोसेस में। एंड फिर ट्रैवल में हमें नए फ्रेंड्स मिलते हैं, फिर उनसे नई चेस की बातें होती है, आवर्स एंड आवर्स। तो ये पूरा प्रोसेस मैं बहुत एंजॉय करता हूँ अभी भी, जितना मैं 5 साल पहले करता था। अर्निंग पोटेंशियल आपके लिए चेस में ज़्यादा है, और ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है, इसको आप इंजॉय कर रहे हैं, अलग अलग लोगों से मिलने में आपको मज़ा आ रहा है, चेस को खेलने में मज़ा आ रहा है, कोचिंग भी आप कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं एक फेडरेशन है, वहाँ से भी आपको कोई सर्टिफिकेशन मिला है। और आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या कहता है कि आप कब तक एक ऐसे लेवल तक पहुंच सकते हो जिसके बाद में अगर आप कोचिंग देते हो तो उस कोचिंग से आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो? अभी अगर मैं कंप्लीटली अगर कोचिंग छोड़ दूँ, सिर्फ प्लेइंग पे फोकस करूँ, तो नेक्स्ट 5 ईयर में आई कैन बिकम इंटरनेशनल मास्टर ईजिली। मुझे लगता है ऐसा। बट द प्रॉब्लम इज आई कैन नॉट लीव कोचिंग बिकॉज आई हैव टू अर्न ऑल्सो, राइट? तो उसके लिए आई थिंक 8 to 9 ईयर्स मुझे लगेगा उस लेवल तक पहुँचने में। Yes. और आज भी आप कह रहे हो कि आप ठीक ठाक पैसा कमा रहे हो? यस सर, यस सर। एंड अभी टाइम मुझे ज़्यादा नहीं देना होता कोचिंग में। यूएस की, लंदन की क्लासेस होती है, तो वो तो या तो रात में होगी या मॉर्निंग होगी। तो मॉर्निंग 4 to 7 मेरी क्लास होती है, पूरा दिन फ्री रहता है फिर। तो आप ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर रहे हो? यस, यूएस के लिए और यूके के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए? यस यस सर। ये तो चेस का समझ आ गया। फिलॉसफी क्यों कर रहे हो? और कॉलेज ज्वाइन करने से पहले फ़िलासफ़ी का उतना ज़्यादा नहीं था। बस फ़िलासफ़ी क्योंकि क्लास 12th में थी, थोड़ा अच्छा लगा, बाकी से हट के सब्जेक्ट लगा, तो मैंने ले लिया। बट जब मैंने प्रॉपर स्टडी किया, फ़िलासफ़र्स को स्टडी किया, लॉजिक स्टडी किया, लॉजिक में पता चला कि हम कितने जनरल बातों में भी कितने फैलेसी यूज़ करते हैं, कितने लॉजिकल फैलेसीज होती है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपने स्टडी करी। उसकी इंपॉर्टेंस जब मैंने समझा, तो
मुझे लगा कि दिस इज़ समथिंग जो मुझे आगे भी ले जाना है। एंड जब आप किसी फिलोसफर्स को डीपली स्टडी करते हो तो जैसे एक फिलोसफर ने कहा था कि आप जितना ज़्यादा पढ़ते हो, जितना ज़्यादा जानते हो, आपको उतना रियलाइज होता है कि आपको उतना कम पता है। एग्जैक्टली तो वो बात मैं दिल से मानता हूँ कि ही वॉज एक्चुअली राइट ऑन दिस पॉइंट। तो यही चीज़ है कि फ़िलॉसफी में भी अभी इतना इसको समझ लिया है कि इसमें अनलिमिटेड चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, तो वो छोड़ने का मन नहीं करता। उसकी वजह से मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ, तो इसमें आपका सजेशन चाहिए कि व्हाट शुड आई डू। इसमें कंफ्यूजन है कहाँ, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। कन्फ्यूजन और ये क्वेश्चन इस वक्त इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर मुझे फ़िलॉसफी भी साथ में स्टडी करनी है तो मुझे अभी ही इसी साल मुझे मास्टर्स के लिए एप्लीकेशन देना होगा। अदरवाइज अगर मैंने अभी 2 साल छोड़ दिया तो शायद 2 साल ब्रेक देने के बाद मैं वापस स्टडी पे नहीं आऊँगा। इसीलिए दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी राइट नाउ। अगर आप मास्टर्स कर लोगे तो क्या आपको बहुत अच्छा पैकेज मिल जाएगा, बहुत पैसा मिल जाएगा? नहीं, मनी वाइज फ़िलॉसफी में ज़्यादा चीज़ें नहीं है। तो फिर तो बिल्कुल क्लियर है ना बात। इसमें कंफ्यूजन कहाँ है? कंफ्यूजन मैं बताता हूँ कहाँ से आ रहा है। ये कंफ्यूजन आ रहा है जिस तरह की हमारी अपब्रिंगिंग है, जिस तरह से हमने सुना है, समझा है, अपने आसपास में देखा है, डिग्री के बारे में, डिप्लोमा के बारे में, इन सब चीजों के बारे में, उसकी वजह से हमारे दिमाग में क्या बैठ गया है कि फिलॉसफी मतलब क्या, कि मेरे पास में ये बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, मेरे पास में मास्टर्स होना चाहिए, तब मैं एक फिलोसोफर हूं, तब मेरे को फिलॉसफी की नॉलेज है, अदरवाइज नहीं है। एक है फिलॉसफी की थियोरेटिकल नॉलेज, वो आपको कहां से मिलेगी? कॉलेज से मिल जाएगी। वहां से क्या मिलेगा? डिग्री मिल जाएगी। अगर तो उस डिग्री से होता कि आपको बहुत पैसा मिलने वाला है तो मैं कहता चलो ठीक है कर लो, एक श्योर शॉट। आप कह रहे हो वहां से पैसा भी नहीं मिलेगा और फिर डिग्री भी कर रहे हो। द पॉइंट इज वेरी सिंपल कि अभी आपको चेस में अपना फ्यूचर नजर आ रहा है साफ साफ, तो आपको अपना सारा फोकस चेस पे डालना है। अगले 6-7 साल में, 8 साल में इस लेवल पे आ जाना है कि आप यहीं बैठे बैठे, अब तो वैसे ही कोविड की वजह से सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, आप यहीं बैठे बैठे ग्लोबली किसी को भी कोचिंग दे सकते हो। वो आपसे कोचिंग क्यों लेगा? जब आपकी खुद की एक रेटिंग होगी, खुद की एक स्टैंडिंग होगी, खुद का एक लेवल होगा, तभी तो वो आपसे कोचिंग लेगा और उसी लेवल के पैसे देगा। जो आपका लेवल है उसी के अकॉर्डिंग तो आपको पैसा मिलेगा। तो जब लेवल बढ़ाओगे तो क्या होगा? नंबर 1 वहां से पैसा कमा सकते हो, नंबर 2 अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो, वहां पे नए नए लोगों से मिलने को मिलेगा। तो ये फंडा बिल्कुल क्लियर है। ये जो कंफ्यूजन आ रहा है ना, ये पता है कहां से आ रहा है? क्योंकि हम सबके अंदर दिमाग में कहीं ना कहीं ये बैठा हुआ है बुरे तरीके से कि पढ़ाई का मतलब डिग्री और डिप्लोमा, बैचलर्स और मास्टर्स, इसके बाहर हमारा दिमाग नहीं चलता है। अगर फिलॉसफी के बारे में आप मेरे से बात करोगे ना तो वी कैन टॉक फॉर आवर्स, और जो आप बात बोलोगे मैं उसकी और लेयर्स हटा करके आपको और बहुत कुछ दिखा दूंगा। मैंने कोई बैचलर्स नहीं किया, मास्टर्स नहीं किया फिलॉसफी में, ना साइकोलॉजी में। आई कैन सिट विद अ साइकोलॉजिस्ट हु हैज डन मास्टर्स इन साइकोलॉजी और मैं उनकी लैंग्वेज में उनसे बात कर सकता हूं कई कई घंटों तक, और उनको ये रियलाइज नहीं होगा कि मैंने कुछ किया है नहीं किया। यहाँ पे एक क्वेश्चन है सर कि वाइल स्टडिंग चेस, तो फिर क्या साथ साथ में फिर मुझे फिलोसफी की बुक्स भी जो मुझे पढ़ने का मन कर रहा है वो साथ लेना चाहिए या फिर नहीं, उसको साइड करना चाहिए? मन तो आपका बहुत कुछ और करेगा, मन के हिसाब से चलोगे क्या? मन तो और भी बहुत कुछ करेगा। सजेस्टिंग की ब्रेक देना चाहिए? नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा, वो तो आपकी लाइफ है, आपको डिसीजन लेना है। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं, आप कह रहे हो चेस के साथ साथ में मेरा मन करेगा कि मैं फिलॉसफी भी स्टडी कर लेता हूं, तो चेस में आगे कैसे बढ़ोगे? चेस कोई खेल नहीं है, उसके लिए खेल है जो उसको मजे के लिए खेल रहा है। बट अगर आप प्रोफेशनली चेस में जाना चाहते हो, इट रिक्वायर्स हेल लॉट ऑफ हार्ड वर्क, आवर्स एंड आवर्स ऑफ प्रैक्टिस, आवर्स एंड आवर्स ऑफ लर्निंग, पैटर्न समझने होते हैं, स्टिमुलेशन रन करना होता है। अब तो कंप्यूटर्स हैं आपके पास में, पहले के जमाने में कंप्यूटर्स नहीं थे। आज काफी इजी हो गया, आज काफी इजी हो गया है, लेकिन कंपटीशन भी बढ़ गया है। पहले इतना कंपटीशन नहीं था, आज कंपटीशन भी बहुत हो गया है, क्योंकि हर कोई ऑनलाइन चेस खेल रहा है, चेस सीख रहा है, और चेस बहुत तेजी से बूम कर रहा है पूरे वर्ल्ड में। वर्ल्ड ओलंपियाड भी इंडिया में होने जा रहा है इस साल फॉर वेरी वेरी फर्स्ट टाइम। नाउ कम्स द क्वेश्चन, व्हाई फिलॉसफी? एंड फिलॉसफी होती क्या है? उसका डिग्री से, डिप्लोमा से, या जो बुक्स हैं वहां पर, उससे क्या कनेक्शन है? फिलॉसफी इज ऑल अबाउट क्वेश्चनिंग, इट इज अबाउट इंक्वायरी। इफ यू हैव अ क्यूरियस माइंड, एन इंक्वायरिंग माइंड, तो आप एक फिलॉसफर हो। हां, डिग्री नहीं मिलेगी। अब अगर डिग्री की भूख है तो बात अलग है, बट अगर सीखने की भूख है तो आप 35 साल की एज में सीखो, 40 में सीखो, 50 में सीखो, कौन रोक रहा है? जब चेस में एक लेवल पे आ चुके हो तो साथ साथ में कुछ और भी तो चाहिए ना। तो फिलॉसफी को पढ़ो, और सिर्फ फिलॉसफी को ही क्यों पढ़ना है? हो सकता है आप हिस्ट्री पढ़ो तो आपको उसमें भी इंटरेस्ट आने लग जाए, क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड हैं आपस में। फिलॉसफी को समझने के लिए आपको हिस्ट्री को भी समझना होगा, और हिस्ट्री को समझने के लिए साइकोलॉजी को भी समझना होगा,
और फिलॉसफी को भी समझना होगा, सब कुछ समझना होगा। और किस फिलॉसफी की बात कर रहे हो आप? वेस्टर्न फिलॉसफी? और इंडियन से ज़्यादा तो वेस्टर्न में पसंद करता हूँ, क्योंकि इंडियन में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी है जो इलॉजिकल लगती है। अब उसको प्रूव करना एक अलग केस है, लेकिन इलॉजिकल है इंडियन फिलॉसफी में काफ़ी चीज़ें। ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, ये ब्रिटिशर्स ने बनाया था। किसके लिए? आपके फायदे के लिए या सभी अपने point फायदे नहीं, के लिए? कुछ पॉइंट बताया मैंने जो नहीं illogical नहीं, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, जी। ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये कहां से आया है? ब्रिटिश। ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था ना इंडिया में, अपने फायदे के लिए, क्योंकि उनको चाहिए था रोबोट्स, ऐसे लोग जो यस सर बोले और अपना काम करें, क्वेश्चंस ना पूछे। तो ये जो वेस्टर्न फिलॉसफी की आप बात कर रहे हो, अरे वो सब सुपरफिशियल है। अगर रियल डेप्थ आपको देखनी है ना तो वेद उठा लो। रियल फिलॉसफी इंडियन फिलॉसफी है। जब एक्चुअल में पढ़ लोगे ना पूरी दुनिया की फिलॉसफी, और जब एक्चुअल में उस लेवल तक पहुंचोगे जो फिलॉसफी का एंड है। एक बहुत ही फेमस फिलोसोफर रहे हैं पास्ट में, उन्होंने कहा आई थिंक देयरफॉर आई एम। डेकार्ट ने कहा था। डेकार्ट ने कहा था, क्या ये सच है? इसका आंसर हाँ में भी नहीं दिया जा सकता, ना में भी नहीं दिया जा सकता। और अगर मैं अभी आंसर दे दूं तो? अगर अभी हम डिबेट करें और मैं प्रूव कर दूं और यहां पर सारे लोग कहें कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ क्वेश्चनिंग लेफ्ट नाउ, इट कांट बी क्वेश्चनड, आई विल रूल इट आउट राइट नाउ इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स एंड यू विल नॉट हैव एनी काउंटर आर्ग्यूमेंट, तो क्या कहोगे? कहां गई आपकी कॉलेज की सारी एजुकेशन, और कहां गए आपके ये वेस्टर्न फिलोसोफर्स? अब आपको दिखाता हूं इंडियन फिलोसफी की ताकत। सर, जो डेकार्ट ने कहा था, डेकार्ट ने भी क्वेश्चनिंग को ही इंपॉर्टेंस दिया था। उन्होंने बताया था कि आप हर चीज को क्वेश्चन अरे कर घोचू सकते था वो, किसकी बात कर रहे हो? हो। सर, डेकार्ट को आई एम नॉट फैन ऑफ डेकार्ट, आई एम नॉट फैन ऑफ डेकार्ट। जो उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को जो माना था, आई क्रिटिसाइज देम। मैं डेकार्ट का फैन नहीं हूँ, लेकिन आप कहीं और जा रहे हो, अभी इसी पे रहते हैं। आई थिंक देयरफॉर आई एम, क्या कहना चाहते थे वो वहाँ पे तक पहुँचे कैसे, मैं वही तो बता रहा हूँ सर। बताइए कि सर। उन्होंने ये बताया, जो उन्होंने एक प्रोसेस बताया कि हम हर चीज़ को डाउट कर सकते हैं, लेकिन डाउटिंग को डाउट नहीं कर सकते। तो क्योंकि हम डाउट कर रहे हैं ये हमें पता है, इसीलिए हम उस चीज़ को बोल पा रहे हैं कि हम डाउट कर रहे हैं। तो वो जो डाउट करने का जो पॉइंट है कि वी आर डाउटिंग समथिंग, तो इसका मतलब हम है। सो आई थिंक बिकॉज आई एम, ये उनका कहने का पॉइंट था। लेकिन ये बहुत लंबा है, ये शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन बहुत मुश्किल है। फिलॉसफी शॉर्ट में समझाना कई बार मुश्किल होता है। तो उनकी पूरी 6 बुक है इसके लिए मेडिटेशन की, तो वो बहुत लंबा है। बट शॉर्ट में जो मैंने उन 6 बुक्स को मैं अभी 6 मिनट में आग लगा दूंगा। 6 मिनट दोगे मुझे? अब मैं बताऊं आपको इंडियन फिलॉसफी की ताकत। ये आपने करी बात वेस्टर्न फिलॉसफी की, आपने 6 बुक्स पढ़ी उसकी, ठीक है, और अपने एग्जाम्स में जाकर के लिख के आ गए, दैट इज ओके। अब देखते हैं इंडियन फिलॉसफी क्या कहती है। ये पॉइंट बकवास है, आई थिंक देयरफॉर आई एम। इसके पीछे चाहे 6 बुक्स है चाहे 6000 बुक्स है। वो लोग जो वेस्टर्न फिलोसोफर्स हैं वो थिंकिंग में जाकर के अटक जाते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड पूरा थिंकिंग में जाकर के अटक जाता है। जो इंडियन फिलॉसफी है, यानी कि जो वेद है, उपनिषद है, वो थिंकिंग को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। थिंकिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ एग्जिस्टेंस। ये जो आई एम है इसका एक छोटा सा पार्ट है थिंकिंग। नाउ व्हाट इज थिंकिंग? आपने कहा डाउट करना, कि लेकिन मैं ये डाउट नहीं कर सकता कि मैं डाउट कर रहा हूं इस वजह से मैं हूं। क्या बकवास बात है। डाउट क्या होता है? व्हाट इज डाउटिंग? डाउटिंग कहां से आती है? डाउट आता है जब माइंड में 2 चॉइसेस होती है। एग्जिस्टेंस इज चॉइसलेस। इस बात को आराम से बैठ करके समझना मैंने क्या बोला है। नंबर 1। नंबर 2, आई एम, इसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। आई थिंक को क्वेश्चन कर सकते हो। अगर अभी मैं आपकी मेमोरी निकाल दूं, याददाश्त चली जाए, उसके बाद आप हो या नहीं हो। लेकिन मैं आपसे पूछूंगा आपका क्या नाम है, क्या जवाब दोगे? मेमोरी नहीं रहेगी तो बताने की कंडीशन में नहीं रहूंगा। थिंकिंग कहां है? नहीं है। विदाउट मेमोरी देयर इज नो थिंकिंग, बट यू स्टिल एग्जिस्ट। सर, डेकार्ट ने बहुत प्रॉब्लमेटिक बातें कही है, आई एग्री विद यू। अरे सिर्फ डेकार्ट नहीं, ये सारे वेस्टर्न फिलोसोफर्स जो है जिनको आप पढ़ पढ़ करके खुश हो रहे हो, इसमें से 99% क्रैप है। तो क्रैप को क्यों अपने दिमाग में भर रहे हो? अरे भाई साहब, चेस खेलो। और अगर फिलॉसफी और अगर एक्चुअल फिलॉसफी को समझना है ना, एक्चुअल फिलॉसफी, तो इंडियन फिलॉसफी को समझो। इसकी पावर तो आप सोच भी नहीं सकते कहां तक है और क्या है। मैं इसको इस पॉइंट से नहीं देखता कि इंडियन अच्छा है या वेस्टर्न अच्छा है। मेरा पॉइंट ये है कि हर एक चीज़ चाहे कहीं का भी हो, अगर उसमें लॉजिक है, कुछ ऐसा है जो आपके माइंड को थोड़ा और इवॉल्व करे, तो दैट इज गुड टू स्टडी। भाई साहब, लॉजिक की एक लिमिटेशन है। ये जो लॉजिक आया है ना, ये आया है वेस्ट से। लॉजिक इज इन द रेल्म ऑफ थिंकिंग। विदाउट थिंकिंग देयर इज नो लॉजिक। में काफी पॉइंट पे सुपरफिशियल चीजें भी तो है, चाहे वो रिलीजन से रिलेटेड हो या कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड हो। वो कहां नहीं है? वो वेस्ट में नहीं है क्या?
वैसे में है, बट पॉइंट इज कि जिस लेवल पे उसको मैं सबकी भावनाओं को कदर करता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बोलो ना, खुल के बोलो, क्या दिक्कत है? कि हाँ। जब हम किसी कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को लेकर के बहुत ज़्यादा वो होते हैं और उससे सिर्फ वो एक बिलीव नहीं रहता, उसकी वजह से ग्राउंड लेवल पे वायलेंस होते हैं, बहुत सारी चीज़। मैं पोर्शन की बात कर रहा हूँ, जो ज़्यादा पोर्शन है हमारे सोसाइटी में और आजकल भी खासकर, तो एक कॉन्सेप्ट नहीं है, एक गॉड के कॉन्सेप्ट से 1000 गॉड हमने बना दिए, जबकि ये भी मानते हैं कि गॉड से फेक है, फिर भी 1000 अवतार बना दिए, 1000 रिलीजन बना दिए, 1000 चीज़ें बना दिए। सो मेरा पॉइंट है कि एक पॉइंट जिसको हम उस पर हम क्वेश्चन ही नहीं करते, हम बस एक नहीं, हमने इंसान जैसा इमेज बना दिया, हम उसका बस बिना किसी से बस हम पूछते रहते हैं। माय पॉइंट, मैं एक ऐसे लेवल पे हूँ जहाँ पे मैं गॉड को नहीं मानता और मानता भी हूँ, मैं किसी एक कंक्लूजन पे नहीं पहुँचा हूँ कि गॉड है या नहीं है, बट ये मान लेना कि गॉड है और उसके लिए हर वो चीज़ बिल्कुल ब्लाइंडली एक भीड़ की तरह फॉलो करते रहना, तो आई डोंट लाइक दैट। तो ये चीज़ मैंने जो सीखी है, थोड़ा थोड़ा पहले से भी था, लेकिन स्टडिंग फिलोसफी में ज़्यादा सीखी है, क्योंकि फिलोसफी इज़ द ओनली प्लेस वेयर यू कैन क्वेश्चन। आप टेंपल के सामने, मस्जिद के सामने जाके गॉड को क्वेश्चन करोगे, प्रोबेबली नेक्स्ट डे आप जिंदा भी ना रहो। इतनी टेंशन ना लो, आप जिंदा रहोगे। यहाँ पे कैमरे में आपकी शक्ल पूरी पूरी दिख रही है, टेंशन क्यों ले रहे हो? आप क्वेश्चन कर रहे हो, इसमें गलत क्या है? वो मैं बोल रहा हूँ कि अब मैं एक बात बोलूं, आपने बोल दिया, अपना आर्ग्यूमेंट दे दिया। इस दुनिया में कौन लोग हैं जो प्रॉब्लम क्रिएटर हैं? वो जो करोड़ों भगवानों को मानते हैं, क्या वो आपस में लड़ते हैं? या वो जो कहते हैं कि एक ही भगवान है दुनिया में, जो भी उसको नाम देते हैं, और कहते हैं वो ही सच है, बाकी सब झूठ है? आराम से समझिए कि जो हिंदुइज्म है वहां पर करोड़ों भगवान क्यों हैं, उसका लॉजिक क्या है। पहाड़ की भी पूजा हो रही है, मिट्टी की जो मूर्तियां उसकी भी पूजा हो रही है, सूर्य की भी पूजा हो रही है, चांद की भी पूजा हो रही है। किसकी पूजा नहीं हो रही है? धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सबकी पूजा हो रही है। तो हिंदू धर्म जो है वो क्या कहता है? सब में भगवान है। इससे बढ़िया फिलॉसफी, इससे अच्छी फिलॉसफी हो ही नहीं सकती, इससे ओपन फिलॉसफी हो ही नहीं सकती। मतलब आप भी भगवान हो, आपसे भी जब मिलते हैं तो ऐसे करके मिलते हैं। मतलब क्या? कि आपके अंदर का जो भगवान है उसको मैं प्रणाम करता हूं। आई एग्री सर, बट इसमें फिर ये पॉइंट भी है ना, मैं इस चीज़ से, इस फिलॉसफी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं उस चीज़ से दुखी हूँ जो इनबैलेंसेज, इस थॉट्स, ये कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड जो कि जनरली वैसे जैसे आप समझा रहे हैं वैसे लोग नहीं समझते ना, ज़्यादातर लोग समझाते हैं और वायलेंस क्रिएट होता है। और फिर एक मिनट आपने कहा वायलेंस क्रिएट होता है, वायलेंस की जड़ क्या है? इग्नोरेंस है, इग्नोरेंट होते हैं लोग। अब देखो इसमें कितनी बड़ी लॉजिकल फैलेसी है। अरे भाई साहब, ये जो आपके सारे फिलोसफिकल फंडे हैं ना, सारे हिला दूंगा अभी के अभी। आप कह रहे हो इग्नोरेंस जड़ है प्रॉब्लम की। इग्नोरेंस कभी भी जड़ नहीं होती किसी भी प्रॉब्लम की। इग्नोरेंस इज नॉट अ प्रॉब्लम। सबसे ज्यादा इग्नोरेंट कौन होता है इस दुनिया में? एक बच्चा जो अभी पैदा हुआ है, ही इज इग्नोरेंट इवन ऑफ हिज ओन नेम। इज ही अ प्रॉब्लम? तो इग्नोरेंस इज नॉट अ प्रॉब्लम, रॉन्ग नॉलेज इज अ प्रॉब्लम। एनिमल्स आर इग्नोरेंट, दे आर नॉट अ प्रॉब्लम, राइट? यू एग्री? एनिमल्स के लिए हम प्रॉब्लम है, इंसान प्रॉब्लम है। अगर एनिमल्स से पूछोगे ना कि हां एक शैतान की शक्ल बनाओ, तो पक्का इंसान की जैसी होगी। और हम एनिमल्स की पूजा करते हैं, क्यों? क्योंकि एनिमल्स एक्चुअल में इग्नोरेंट है, भोले हैं, इनोसेंट है। बट ये जो थॉट है वो कनिंग है। तो थॉट ने क्या क्रिएट कर दिया? अलग अलग कॉन्सेप्ट्स क्रिएट कर दिए। तो एक कॉन्सेप्ट है कि इस दुनिया में एक ही भगवान है, जो उसको मानता है वो हमारा अपना है, और जो उसको नहीं मानता है वो सब पराये हैं, वो सब गैर हैं। दोनों में से किसी भी कॉन्सेप्ट के साथ अपने आप को बांधना क्यों? अरे वो आप छोड़ो कि बांधना क्यों है, उसके पीछे भी एक रीजन है। क्योंकि एक इंसान को सिक्योरिटी चाहिए, उसको साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी बोलते हैं। कॉन्सेप्ट के साथ ये करना क्यों है, ये कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है फिलॉसफी में। क्यों नहीं पूछा जाता है? वहां पे ये पूछा जाता है कि क्या है। साइंस इज ऑल अबाउट क्या, नॉट अबाउट क्यों। कभी ये नहीं पूछते कि लॉ ऑफ ग्रेविटी क्यों है, लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या है। तो अब ये देखो कि इस दुनिया में क्या है, ये नहीं कि क्यों है। ध्यान से समझना, आप लोगों को ये नहीं बोल सकते कि तुम भगवान की पूजा क्यों करते हो। अरे करते हैं, वो छोड़ो, अपने अपने भगवान की सब पूजा करते हैं। बट अब ये देखो कि रियल प्रॉब्लम कौन है। एक लॉजिक है कि ये मेरा भगवान है और यही सच है और यही सबसे ऊपर है, एक ही भगवान है और कोई दूसरा भगवान ही नहीं है। और जो इसको नहीं मानता है वो सब हमसे अलग है, और जो इसको मानता है वो सब हमारे अपने हैं, बाकी सब पराए हैं। ये एक थॉट प्रोसेस है। एक और थॉट प्रोसेस है जो कहते हैं कि सब में भगवान है और भगवान में ही सब कुछ है। मुझे ये बता दो, ये वाली जो थॉट प्रोसेस है, इसकी वजह से लड़ाई हो कैसे सकती है? ये तो इंसान अपने आप को सिर्फ डिफेंड करेगा ना बाकियों से।
कोई इंसान अगर इस पे अटैक करने के लिए आएगा तो वो अपने आप को डिफेंड करेगा, वो अटैक क्यों करेगा? तो इंडियन फिलॉसफी में अटैक कहां है? आई बात मेरी समझ में? यस सर। इंडियन फिलॉसफी का जो ग्राउंड है, जो फाउंडेशन है, वहां पर अटैक पॉसिबल ही नहीं है। जो भी अभी तक हमने डिस्कस किया है उसको एक बार सम अप कर देते हैं। फिलॉसफी का एजुकेशन सिस्टम से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि वहां पे रियल फिलॉसफी है ही नहीं। रियल जो ओरिजिनल फिलॉसफी है दैट इज मिसिंग। रियल फिलॉसफी को अगर आपको स्टडी करना है तो यू नीड टू बी एज क्यूरियस एज समबडी जो खजाना ढूंढने निकला है, और तब जाकर के आपको रियल जो फिलॉसफी है वो कहीं पे नजर आएगी, और उसमें रियलिटी होगी, उसमें बेसिस होगा, सिर्फ लॉजिक नहीं होगा। लॉजिक की अपने आप में एक लिमिटेशन है। लॉजिक इज ऑलवेज फ्रॉम अ स्टैंड पॉइंट। आपका अपना लॉजिक है, मेरा अपना लॉजिक है। अरे लॉजिक के आगे बढ़ो ना। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं मैं अभी इस चेयर पे बैठा हूं, निकालो इसमें कोई लॉजिकल फैलेसी। कैन यू क्वेश्चन इट? यू कैन नॉट क्वेश्चन इट। दिस इज बियॉन्ड लॉजिक। तो एक होता है सत्य यानी सत्य, एक होता है मिथ्या यानी झूठ। तो मिथ्या में क्या होता है, वहां पे लॉजिकल और ये वाली सारी बातें चलती हैं। जो सच होता है वहां पे किसी लॉजिक की जरूरत नहीं है, थॉट की जरूरत नहीं है। मैं हूं, कैन यू क्वेश्चन इट? यू कैन नॉट, बिकॉज दैट इज इन योर परसेप्शन। तो लॉजिक से आगे बढ़ो, ये जो वेस्टर्न फिलॉसफी है उससे आगे बढ़ो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इंडियन फिलॉसफी वर्सेस वेस्टर्न फिलॉसफी, बट ऑल आई एम सेइंग इज कि जो डेप्थ आपको इंडियन फिलॉसफी में मिलेगी वो वेस्टर्न में नहीं मिलेगी। वो सब सरफेस लेवल पे जाकर के अटक गए हैं। वहां आपको सारी थॉट की बातें मिलेगी, माइंड की बातें मिलेंगी, राइट और रॉन्ग की बातें मिलेंगी, कॉन्सेप्ट्स की बातें मिलेंगी, आइडियोलॉजीज की बातें मिलेंगी, क्वेश्चनिंग की बातें मिलेंगी। उसके आगे आप बढ़ ही नहीं पाओगे। अरे क्वेश्चनिंग की भी तो लिमिटेशन देखो। क्वेश्चनिंग के लिए मेमोरी का होना जरूरी है। क्वेश्चनिंग इज पार्ट ऑफ थिंकिंग। थिंकिंग के बियॉन्ड तो जाओ। थिंकिंग विच इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम माइंड। माइंड मतलब क्या होता है, ब्रेन के अंदर कुछ सेंसेशंस चल रही होती है, कुछ आप अपने आप को बोल रहे होते, दैट इज थिंकिंग। तो उसके आगे क्या है? उसके आगे लाइफ है। लाइफ की बात तो कोई है ही नहीं, लाइफ तक तो कोई गया ही नहीं है। अगर लाइफ को एक्चुअल में एक्सप्लोर करना है तो वेद को उठा लो। वेद में भी अगर और आगे जाना है तो वेदांत को पकड़ लो। वेदांत मतलब द एंड ऑफ वेदास, द पिनिकल ऑफ वेदास, द पिनिकल ऑफ नॉलेज। वेद का मतलब होता है नॉलेज। उसको स्टडी करो, तब आपको रियलिटी नजर आएगी, जहां पर जाकर के आपके सारे लॉजिक्स बिखर जाएंगे। दैट इज द एंडिंग ऑफ थॉट, दैट इज द पिनिकल ऑफ फिलॉसफी। माइंड के बियॉन्ड क्या है? हाउ कैन यू ट्रांसेंड माइंड? इज देयर अ वे? इज देयर समथिंग बियॉन्ड माइंड? उसकी बात आपको वेदांत में मिलेगी। नॉट जस्ट एट अ थियोरेटिकल लेवल, नॉट जस्ट एज अ फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट, बट एज अ लिविंग रियलिटी। एज रियल एज जितना कि मैं अभी आपके लिए रियल हूं, इतना रियल। एक्सपीरियंशियली आप कुछ ऐसा देख पाओगे जो दुनिया की किसी फिलोसॉफिकल बुक में पॉसिबल ही नहीं है। विश यू ऑल द बेस्ट। प्लीज थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।